हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत आपका स्वागत है। हम रिस्पिरेशन या श्वसन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। रिस्पिरेशन में हमने फर्स्ट पार्ट में डेफिनेशन ऑफ रिस्पिरेशन देखा था कि एक्सोथर्मिक होता है, कैटाबोलिक प्रोसेस होती है। इसके अलावा हमने रिस्पिरेशन में टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन में एरोबिक एनारोबिक पढ़ लिया था। फिर रिस्पिरेशन में कौन कौन से रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ होते हैं हमने उनके बारे में पढ़ लिया था। रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बाद जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है वो हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, और हायर ऑर्गेनिज्म में रिस्पिरेशन में जो पहला स्टेप होता है ग्लूकोज के विखंडन का, वो ग्लाइकोलिसिस होता है। हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया था। इसके बाद हमने उसके बाद क्रेब्स साइकिल पढ़ा था। क्रेब्स साइकिल का अध्ययन किया था कि कैसे पायरुविक अम्ल पहले एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और फिर एसिटिल कोएंजाइम में कैसे क्रेब्स साइकिल के अंदर जा करके फर्दर ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन करता है। और यहाँ पर जो है एटीपी की जो समरी थी कि कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, तो वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी बन रहे थे, उसका हमने काउंटिंग दिखाया था। तो उस समय जो है पिछले टॉपिक में जो क्रेब्स साइकिल बनाया था, क्रेब्स साइकिल में तो उसमें कितने एटीपी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका साइकिल दिखाया था। थोड़ा सा जल्दी थी उस दिन, तो इसलिए जो रिस्पिरेटरी एंजाइम वहाँ पर क्रेब्स साइकिल में यूज़ हो रहे थे उसके बारे में मैंने आपको बताया था। शायद आप वो टॉपिक नोट ना कर पाए होंगे। तो क्रेब्स साइकिल इसलिए कहा था कि हेंसली टिकट ने खोजा था और साइक्लिक ऑर्डर में रिएक्शन हो रही थी, चक्रीय क्रम में। तो जिस पहले कंपाउंड से हमने शुरू किया था बाद में वही यौगिक फिर से बन गया था, इसीलिए उसको कहते हैं चक्र। तो एसिटिल कोएंजाइम में 2 मोल बने थे, इसीलिए क्रेब्स साइकिल भी कितने मोल चलता है, 2 स्टेप में चलती है। तो जो क्रेब्स साइकिल की हम स्टडी कर रहे थे यहाँ पर कि रिस्पिरेशन के बाद ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक अम्ल बनता है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल गया ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ हो रही थी, साइटोप्लाज्म में हो रही थी। और साइटोप्लाज्म में होने के कारण यहाँ पर जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, एमडन मेहराव परनास ने की थी, इसलिए इसको ईएमपी पाथवे भी कह रहे थे। और ईएमपी पाथवे के फलस्वरूप क्या बन रहा था, पायरुविक एसिड बन रहा था। ये जो पायरुविक एसिड बन रहा था ये 3 कार्बन का था, इसलिए कितने मोल बन रहे थे, 2 मोल बन रहे थे। यहाँ पर ग्लूकोज 6 कार्बन का था, कितने मोल थे, 1 मोल। अब ये पायरुविक अम्ल यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन के फलस्वरूप एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। एसिटिल कोएंजाइम ए, ये 2 कार्बन का कंपाउंड था। नाउ द एसिटिल कोएंजाइम ए इंटर्स इनटू द क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल नामक रिएक्शन में प्रवेश करता है और क्रेब्स साइकिल में फर्दर डिकम्पोजिशन होता है। इस स्टेप में हमको 8 एटीपी का बेनिफिट हुआ था, इस स्टेप में हमको 6 एटीपी का बेनिफिट हुआ था, और क्रेब्स साइकिल में यहाँ पर हमको 24 एटीपी बनेंगे। तो क्रेब्स साइकिल में जो एटीपी फॉर्मेशन था वो किस तरह से हो रहा है उसको हम यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर में स्पीडली फिर देख लेते हैं। इसके बाद हम आएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कि कैसे ईटीएस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के फलस्वरूप यहाँ क्रेब्स साइकिल के बाद क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो हम यहाँ पर पहले स्पीडली क्रेब्स साइकिल बना देते हैं फिर से। जो क्रेब्स साइकिल है किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय द एच क्रैब, हेंसली क्रैब कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। और कहाँ होती है ये, टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्म में तो ग्लाइकोलिसिस होता है, ये कहाँ पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाई जाती है। इसके बाद जो ईटीएस साइकिल होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी में। तो वो क्रिस्टी में पाया जाता है, लेकिन ये कहाँ पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है। मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया आपको मैंने बताया था स्ट्रक्चर कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर क्रिस्टी बनाती है, और यहाँ पर क्या भरा होता है, मैट्रिक्स भरा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होने वाली जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो क्रेब्स साइकिल की होती है, और क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप ग्लूकोज का क्या होता है, फुल्ली डिकम्पोजिशन होता है। तो हम यहाँ पर क्रेब्स साइकिल बना देते हैं। क्रेब्स साइकिल में हमको पता है कि जो सबसे पहला कंपाउंड जो इंटर करता है वो क्या था, एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है ना। कितने कार्बन का था, 2 कार्बन का था। इट रिएक्ट्स विद द OAA, इसका नाम है यहाँ पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन का था, 4 कार्बन का था,
1 मोल था। ये रिएक्ट करता है एसिटिल कोएंजाइम से, इसको थोड़ा सा और यहाँ लिख दें, ये रिएक्ट करता है और पहला कंपाउंड बनता है साइट्रिक एसिड। तो जब साइट्रिक एसिड बन रहा है, ये भी 6 कार्बन का था और 1 मोल बन रहे हैं, इसलिए यहां पर जो एंजाइम यूज हो रहा है उसको कहते हैं साइट्रेट सिंथेटेज। कौन सा एंजाइम लगा? साइट्रेट सिंथेटेज। कॉपी करते चलिए। इसके बनने में H2O अंदर जा रहा है और कोएंजाइम A निकल गया, नहीं तो इसका नाम हो जाता है यहाँ पर साइट्रिक एसिटिल कोएंजाइम A। तो साइट्रिक कोएंजाइम A हो जाता है, इसलिए पहले एसिटिक कोएंजाइम A क्या हो गया? बाहर निकल गया और ये 6 कार्बन का जो साइट्रिक एसिड है ये कन्वर्ट होता है यहाँ पर सिस एकोनिटिक एसिड। अभी भी ये 6 कार्बन का है और कितने मोल है? 1 मोल है। बशर्ते अभी जल इंटर किया था, इस बार जल क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है और ये जो हो रहा है आयरन की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए एंजाइम लगता है एकोनिटेज। एंजाइम के आगे एज लगा होता है मोस्टली, इसलिए हमने यहाँ पर एज लगा दिया है, ये एकोनिटेज एंजाइम हो गया, सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है। अब ये कन्वर्ट होता है, इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द आइसो साइट्रिक एसिड। अब यहाँ पर H2O अभी निकला है ना, इस बार H2O फिर से इंटर करेगा और फिर ये किसकी प्रेजेंस में होगा? आयरन की प्रेजेंस में होगा। एंजाइम कौन सा लगेगा? एकोनिटेज। अभी भी 6 कार्बन कंपाउंड है और कितने मोल है? 1 मोल है। ना कार्बन की संख्या में अंतर आया है और ना ही मोल में अंतर आया है। तो ये जो कंपाउंड बन गया दैट इज कॉल्ड द आइसोसाइट्रिक एसिड। तो अभी जो आइसोसाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, ये आइसोसाइट्रिक एसिड पहली बार इसमें एंजाइम लगेगा डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज इसके लगते ही NAD किसे बदल जाएगा? NADH2। इसका मतलब है हाइड्रोजन क्या हो गया? यहाँ से रिलीज हो गया। ये जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं इसीलिए एंजाइम लगा है डिहाइड्रोजिनेज। और अभी तक आयरन की प्रेजेंस में अभिक्रिया हो रही थी, ये अभिक्रिया होगी मैग्नीज की प्रेजेंस में। और जब आइसोसाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन निकल जाता है, तो हाइड्रोजन निकलने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। अभी भी कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का, 1 मोल है। कार्बन की संख्या में अभी भी डिफरेंस नहीं आया। अब ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से जो कंपाउंड बनना है उसमें कार्बन की संख्या क्या होनी है? कम होनी है। तो कार्बन की संख्या जब कम होती है इसका मतलब है एंजाइम कौन सा लगेगा? डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज। इसका मतलब है CO2 क्या हो गई? निकल गई। अब CO2 निकली तो यहाँ जो कंपाउंड बना वो 5 कार्बन का हो गया। नाम क्या है उसका? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। 5 कार्बन का है और कितने मोल हैं? 1 मोल है। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ये अभिक्रिया भी मैग्नीज की प्रेजेंस में हो रही है। अभी तक ऊपर की दोनों अभिक्रियाएं एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में और आयरन की उपस्थिति में हो रही थी। ये किसकी उपस्थिति में हो रही है? मैग्नीज। अब आप देख रहे हैं जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है वो फिर से एक कार्बन कंपाउंड कम करेगा और कार्बन कंपाउंड जब कम करेगा तो यहां पर ये एंजाइम लगेगा डीकार्बोक्सिलेज एंड डिहाइड्रोजिनेज। आप देखिए हाइड्रोजन भी यहां से निकल रही है और क्या निकल रही है? CO2 भी है, CO2 निकल गई और ये जो है NAD किस में कन्वर्ट हो गया? NADH2। तो CO2 भी निकली तो डीकार्बोक्सिलेज और NADH2 में कन्वर्ट हो गया। इसके कन्वर्ट होने के पश्चात ऐसा बना बड़ा सा
जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है सक्सीनिल कोएंजाइम ए। अब आप देखिए कोएंजाइम यहां जुड़ा है, इसका मतलब यहां पर कोएंजाइम ए क्या हो गया था, फिर से जुड़ गया था। अब ये कितने कार्बन का हो गया, 5 से 4 कार्बन का, और कितने मोल हैं, 1 मोल। सक्सीनिल कोएंजाइम ए अभी 5 कार्बन का कंपाउंड था, अभी ये 4 कार्बन का हो गया, और कितने मोल है, 1 मोल है। अब क्या होगा, सक्सीनिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होगा सक्सीनिक एसिड में। अब आप देखिए कोई अंतर नहीं आया, कोएंजाइम ए एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब यहां पर कोएंजाइम ए क्या हो गया, निकल गया। अब कोएंजाइम ए निकल गया, केवल इतना पर नहीं होगा, यहां पर पहली बार एक जीडीपी किसमें कन्वर्ट होगा, जीटीपी में। जैसे एटीपी बनता है उसी तरह यहां क्या बन गया, जीटीपी, और सक्सीनिक एसिड बन गया। ये अभी भी 4 कार्बन का है, और कितने मोल हैं, 1। ठीक है। अब सक्सीनिक एसिड कन्वर्ट होता है यहां पर फ्यूमेरिक एसिड, एक कंपाउंड है फ्यूमेरिक एसिड। इट इज आल्सो द 4 कार्बन एंड 1 मोल एंड द एंजाइम इज कॉल्ड द सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि हाइड्रोजन फिर से निकला। जब हाइड्रोजन निकलेगा तो अब की बार FAD कन्वर्ट हो रहा है किसमें, FADH2। अभी तक NAD कन्वर्ट होता था, अब की बार FAD FADH2 में कन्वर्ट हो रहा है, और क्या बन गया, फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द मैलिक एसिड। एंजाइम लगेगा फ्यूमरेज, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ। अभी भी मैलिक एसिड कितने कार्बन का है, 4। नाउ एट लास्ट द मैलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सैलोएस्टिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। ये जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगा तो एट लास्ट NAD किस में कन्वर्ट हो रहा है, NADH2 में, और मैलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। मैलिक एसिड फिर से किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। ये साइक्लिक ऑर्डर में जहां से हम चले थे पहले कंपाउंड से, उसी कंपाउंड में लौट करके कहां गए, वापस आ गए। अब आप देखिए कितनी जगह डिहाइड्रोजिनेज लगा है, 1 2 और 3 तो बने यहां पर NADH2, इस जगह स्पेस है यहां, 3 NADH2 इक्वल टू 9 ATP। अब एक बन गया FADH2, तो 1 FADH2 इक्वल टू 2 ATP, और 1 GTP इज इक्वल टू 1 ATP। टोटल कितने हो गए, 12 ATP। ठीक है ना। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के क्रेब्स चक्र में विखंडन से, ग्लूकोज के नहीं एसिटिल कोएंजाइम के विखंडन से 12 ATP बने, और ये यहाँ पर क्रेब्स चक्र कितने चल रहे थे, 2 चल रहे थे। इसलिए 2 क्रेब्स चक्र चलेंगे तो आप समझ लीजिए कितने ATP बनेंगे, 24 ATP बन जाएंगे। तो 1 क्रेब्स चक्र, 1 क्रेब साइकिल इक्वल टू 12 ATP, इसलिए 2 क्रेब साइकिल बराबर कितने, 24 ATP इज द समरी ऑफ द ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब आप देखिए इसमें ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल हमने यहां पर समरी निकाली। अब हम यहां पर टोटल कितने एंजाइम लगे, या सॉरी कितने ATP फॉर्मेशन हुआ, उसका कैलकुलेशन कर देते हैं। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल में बनने तक कितने ATP का बेनिफिट होता, 8 का। पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए के बनने में 6 ATP का, और एसिटिल कोएंजाइम ए किस में प्रवेश कर रहा है,
क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल में 2 चलने की, तो हमको कितने एटीपी मिल रहे थे यहाँ पर? 24 एटीपी। तो 24 और 6 30 और 8 38, तो टोटल एटीपी इन किसमें? एरोबिक रिस्पायरेशन फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने मिल रहे हैं? 38। लिख दीजिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कुल डिफेंडर से 38 एटीपी बने। ठीक है, अब देखिए ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र में डिफरेंस क्या है? दिस इज द ग्लाइकोलिसिस, दिस इज द क्रेब्स। ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। यहां पर क्या होता है? टोटल ब्रेकडाउन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये क्रिया कहां हो रही थी? इन साइटोप्लाज्म, कोशिका में हो रही थी। ये क्रिया कहां होगी? इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये क्रिया 9 स्टेप में कंप्लीट हो रही थी, और ये कंप्लीट हो रही है इन 8 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, ये कैसी है? लीनियर पाथवे होता है। देखो स्ट्रेट चेन में चलते रहते हैं, कंपाउंड क्या होते रहते हैं? ब्रेकडाउन होते रहते हैं। तो ये कैसी होती है? यहां पर साइक्लिक पाथवे है, चक्रीय अभिक्रिया है। चक्रीय का मतलब जहां से शुरुआत की थी अंत में वहीं पर वापस फिर आ गई। जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो किसमें होता है? टेक्स प्लेस इन एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन, दोनों में होता है। और जो हमारा क्रेब्स साइकिल होता है ओनली इन एरोबिक रिस्पायरेशन। वायवीय श्वसन में या ऑक्सी श्वसन में ही क्रेब्स साइकिल चलती है, बाकी नहीं चलती। ठीक है, एक और है इसमें कि इस ग्लाइकोलिसिस में CO2 इज नॉट प्रोड्यूस्ड, CO2 उत्पन्न नहीं होती है, और इसमें यहां पर CO2 इस CO2 बनती है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। अब देखिए, हमने बताया था कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वो 3 स्टेप में हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र और ETC, ETS भी कहते हैं। थर्ड स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन। ये एरोबिक रिस्पायरेशन का थर्ड पार्ट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन वेरियस कैरियर से होकर के विभिन्न वाहकों द्वारा अंत में ऑक्सीजन तक पहुंचते हैं और H+ और ऑक्सीजन की सहायता से जल बना देते हैं। ठीक है ना? तो क्या है यहां पर? इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफर्ड वाया कैरियर्स अप टू, कहां तक, टारगेट, जो लक्ष्य है वहां तक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैरियर के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो विभव सांद्रता है उसके हिसाब से यहां पर, और वो भी कैसा है यहां पर, पॉजिटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव सांद्रता के आधार पर इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या करे गए हैं, व्यवस्थित किए हैं। अब इसमें 9 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ठीक है, लिखिए इसके आगे, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसमीटर सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम टेक्स प्लेस इन, किसमें होता है, क्रिस्टी, इनर मेम्ब्रेन में जो क्रिस्टी है उसमें संपन्न होता है, ठीक है ना। एंड क्रिस्टी में होने के कारण क्या होगा, लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, एंड लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। क्रिस्टी को सर F1 पार्टिकल्स, क्रिस्टी के अंदर होते हैं F1 पार्टिकल, ऐसे क्रिस्टी बनी है ये, और क्रिस्टी में लगे हुए F1 पार्टिकल, ठीक है। अब क्या होगा, देयर आर 9 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, there are 9 electron carriers in which 5 are cytochromes। 9 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, उसमें 5 क्या है यहाँ पर, साइटोक्रोम है। कौन कौन से हैं, दीज आर द NAD, FMN, FAD, ठीक है, साइटोक्रोम Q, फिर साइटोक्रोम B, फिर साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, NAD, FMN, FAD, साइटोक्रोम Q, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, फिर C, A1 और A3। इसका क्रम है B, C1, C, A1, A3। अब क्या है यहाँ पर, देयर आर 4 कॉम्प्लेक्स कैरियर्स। यहाँ पर जो कैरियर्स है, कॉम्प्लेक्स कैरियर्स, इसमें 4 कॉम्प्लेक्स कैरियर्स हैं। देखिए कौन कौन से। एक है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1, जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो है यहाँ पर NADH, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो है यहाँ पर FAD या FADH2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में साइटोक्रोम Q या उसी का एक नाम है यूबिक्विनोन इज प्रेजेंट between complex 2 and 3,
कॉम्प्लेक्स 2 एंड 3, इसके बीच में एक क्या पाया जाता है, साइटोक्रोम क्यू पाया जाता है। 4 कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ये जो साइटोक्रोम क्यू को यूबिक्विनोन भी कहते हैं, ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेकेंड और थर्ड के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो कॉम्प्लेक्स 3 है, या इस तरह से लिख सकते हैं इसको 1 2, इसको ऐसे। अब जो कॉम्प्लेक्स 3 है, देखो यहां तक हो गया, देख रहे हैं आप, ये हो गया, ये हो गया, और ये दोनों एक ही, यहां तक आ गए। अब साइटो कॉम्प्लेक्स 3 में क्या आएगा, B और C1, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, ठीक है, और साइटोक्रोम C, 3 इसमें आ गए। ये साइटोक्रोम Y है, ये सब है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स 4 में क्या रह गया, कॉम्प्लेक्स 4 में रह गया साइटोक्रोम A1 और साइटोक्रोम A। इस तरह के 4 कॉम्प्लेक्स है, चारों का फंक्शन है इलेक्ट्रॉन को क्या करना, कैरी करना। अब आप समझ लीजिए, आपने इलेक्ट्रॉन पाथवे पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन शटल, उसमें लिखा रहता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के विखंडन से या तो 36 अणु बनते हैं, 36 ATP, या क्या बनते हैं, 38 बनते हैं। तो कभी भी जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड वाया पाथ 1 3 4, या तो इससे जाते हैं, किससे जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 1, फिर 3, या फिर 4, या फिर जाते हैं और कॉम्प्लेक्स 2 3 4, 1 2 3 4 से नहीं जाते हैं, या तो 1 3 और 4 से जाते हैं, या सेकंड थर्ड और फोर्थ से जाते हैं। अब यहां पर देखिए 1 और 2 के बाद साइटोक्रोम क्यू आया था, इन दोनों के बीच में क्या था, वो कैरियर था। इसी तरह से ये जो साइटोक्रोम C है, उसको यहां पर लिख देंगे, यहां पर कि साइटोक्रोम C इज मोबाइल कैरियर बिटवीन, किससे किसके बीच में, कॉम्प्लेक्स 3 एंड 4, कॉम्प्लेक्स 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में मोबाइल कैरियर कौन है, साइटोक्रोम C है। तो मतलब कॉम्प्लेक्स 3 में केवल 2 आते हैं, B और C1। तो चूंकि 5 थे, B C1 A A1 और A3, तो C किस में आ गया, इन दोनों के बीच में। अब हम आपको बताते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के अंत में क्या बन रहा है, जल बन रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब है इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग पॉजिटिव ग्रेडियंट के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, और जो H+ उत्पन्न हुआ है और ऑक्सीजन उत्पन्न हुई है, और इसके अलावा यहाँ से क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इन सब के मिलने से क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। कैसे बन जाएगा वो आप देखें इस कॉम्प्लेक्स में। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, देखिए NaDH प्लस H+, आते आइए NaDH प्लस H+, फिर आएंगे FMN में, फिर यूबिक्विनोन में, यूबिक्विनोन के बाद कंटिन्यू बना लीजिए B C1 A और A3।
साइटोक्रोम बी, C1, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3। यहाँ तक आ रहा है बोर्ड में? हाँ ठीक है। देखिए यहाँ से NADH से लगातार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ये कंपाउंड दो तरह के हाइड्रोजन ग्राही थे, एक था NADH2, एक था FADH2। यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके हमने इसमें क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पहले के बाद किस कॉम्प्लेक्स में आते हैं? मोबाइल कैरियर में। पहले दूसरे के बाद दूसरे और तीसरे के बीच में क्या था? मोबाइल कैरियर था, उसका नाम क्या था? यूबिक्विनोन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ है? क्योंकि हमने बताया दो पाथवे हो सकते हैं, पहला, तीसरा और चौथा। या दूसरा पाथवे कौन सा है? दूसरा, तीसरा और चौथा। ये वाला कौन सा है? दूसरा। इसके बाद दूसरे के बाद हमें किस में आना है? तीसरे में। तीसरा कौन सा है? ये। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो। ये क्या था बीच में? मोबाइल कैरियर था। एक ये था और कौन था? एक सी था। किसके किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। यहाँ पर सी वाला मोबाइल कैरियर था, ये भी मोबाइल कैरियर था। क्यू वाला था तो ये इंटरमीडिएट था ना, ये भी मोबाइल कैरियर है। ये मोबाइल कैरियर और यहाँ पर भी सी बना है, ये भी क्या है? मोबाइल कैरियर। अब देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे पहले से सीधे किसमें? तीसरे, वाया मोबाइल कैरियर। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए। ठीक है, क्या जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। दूसरा तरीका है दूसरे से घुसे, ठीक है ना? पहले में नहीं गए, दूसरे से आए इलेक्ट्रॉन और यहां से होते हुए कहां तक पहुंच गए? अंत तक, चौथे तक पहुंच गए। दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसमें हमको देखना क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो रूट जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के रूट में FADH2 में जब हाइड्रोजन FAD में कन्वर्ट हुआ तो प्लस क्या बना? H प्लस। FADH2 जब टूटा या NADH2 टूटा तो ये हो गया FAD में, ये हो गया NAD में। साथ साथ क्या निकले दोनों से? H प्लस निकले। जब H प्लस निकले तभी तो इलेक्ट्रॉन बने। ये हाइड्रोजन जब निकलेगा H2 ग्रुप में निकलेगा, किस रूप में? H प्लस के और इलेक्ट्रॉन के रूप में। क्योंकि दो हाइड्रोजन हटे तो ये लिख दिया 2H प्लस और दो क्या निकले साथ में? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस मार्ग से यहाँ तक आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं। और ये क्या ले आ रहा है यहाँ से? H प्लस। अब ये H प्लस यहाँ से, अब क्या होगा? इस जगह पर जो हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ी है, क्रेब्स साइकिल में कई जगह हाफ ऑक्सीजन रिलीज होती है। कितनी? हाफ ऑक्सीजन। यहां से आए इलेक्ट्रॉन और यहां पर क्या रिलीज हुई थी? हाफ O2। तो ये हाफ O2 प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस 2H प्लस, देख रहे हैं? ये तीनों हाफ O2 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस, इन तीनों ने मिलकर क्या बना दिया? H2। अब H2 बनाने के जल तो बन गया, इसलिए श्वसन में आप पढ़ते हैं लास्ट समीकरण क्या बनता है? जल बनता है। ग्लूकोज का विखंडन होता है C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो आपने क्रेब्स साइकिल में CO2 तो देख ली, जो जल निकल रहा था इस प्रोसेस के थ्रू निकल रहा था। अब जो 38 ATP बन रहे हैं, तो हमने आपको क्रेब्स साइकिल उसमें ATP की संख्या बताई है। इसके अलावा जो ATP बन रहे हैं, आप देखिए एक ATP यहाँ बन रहा है, ADP से किस में कन्वर्ट हो रहा है? ATP। एक दूसरा हो रहा है यहाँ A और A3 के बीच में, ADP किस में कन्वर्ट हो रहा है? ATP। कितने हुए? 2। और तीसरा यहाँ हो रहा है ADP से ATP। अब आप देखिए, आप क्रेब्स साइकिल में पढ़ते हैं कि एक NADH2 बराबर कितने ATP? 3। क्योंकि जब NADH2 का डिकम्पोजिशन होता है तो एक तो बनता ही है, तो ये दोनों ही बनते हैं। लेकिन जब FADH2 का होता है तो एक पहले बन चुका होता है,
तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन कैरी करके नीचे आते हैं तो Fa-DH2 के द्वारा कितने एटीपी बनते हैं, और Na-DH2 से बात है तो यहाँ एक एटीपी पहले बन जाता है Fa-DH2 के इलेक्ट्रॉन मोड़ने से पहले, तो इससे बनते हैं 3 एटीपी, तो Fa-DH2 से कितने बनते हैं, 2 एटीपी। यही कारण है, यही डिफरेंस है कि क्रेब्स साइकिल जब होती है तो अगर इस पाथवे से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो फिर तो फिर एटीपी की संख्या कितनी रह जाती है, 36। क्यों 36 रह जाती है, क्योंकि 2 क्रेब्स साइकिल चल रहे हैं। तो टोटल जब Na-DH2 से विखंडन हुआ तो 38 एटीपी बने, और अगर इस मार्ग से हो रहे हैं तो चूंकि 2 क्रेब्स साइकिल में 2 एटीपी कम बनेंगे, तो टोटल 38 में से 2 एटीपी कम बने तो कितने बनेंगे, 36। ये स्टेप बना दीजिए। ये यहाँ पर ये प्रदर्शित कर रहा है किस तरह से जल का फॉर्मेशन हो रहा है और कितने Na-DH2 या Fa कितने ATP। अब आप देखिए एक टॉपिक है रोल ऑफ शटल सिस्टम इन एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन में शटल सिस्टम क्या है, शटल मैंने होता है वाहक। तो 2 तरह का शटल सिस्टम है, एक को कहते हैं यहाँ पर मैलेट एस्पारेट शटल, और दूसरे को कहते हैं यहाँ पर ग्लिसरॉल फास्फेट शटल। ग्लिसरॉल फास्फेट शटल। छोटा सा डिफरेंस है, मैलेट एस्पारेट शटल में NaDH के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं यहां से, तो कितने एटीपी बनेंगे, 3 बनेंगे, तो टोटल एटीपी कितने होंगे, 38 पूरे ग्लूकोज में है कह रहा है। और इसमें किसके थ्रू होता है, FAD के थ्रू, तो 2 एटीपी FADH2 से बन रहे हैं, तो टोटल एटीपी कितने बनेंगे, 36। ये 2 तरह के शटल बॉडी सिस्टम में काम करते हैं, कौन सा, मैलेट एस्पारेट और ग्लिसरॉल फास्फेट। क्या जी, ये वाला पाया जाता है जिस समय हमारी बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, या प्लांट टिश्यू में पाया जाता है, और ये मोस्टली एनिमल टिश्यू में पाया जाता है। तो प्लांट टिश्यू में कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कभी कभी, तो अनऑक्सी श्वसन नहीं, थोड़ी बहुत के लिए कमी हो गई, उस समय ग्लिसरॉल फास्फेट शटल काम करने लगता है, तो प्लांट टिश्यू में इजी बनता है और एनिमल टिश्यू में मोस्टली, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर RQ।
श्वसन भागफल RQ। श्वसन में कितनी CO2 निकली है ना रेस्पिरेशन में, तो वॉल्यूम, तो रिलीज CO2 है ना, तो यहाँ रिलीज CO2 मैंने यहाँ पर वॉल्यूम भी लिख सकते हैं कि श्वसन में कितनी CO2 निकली और कितनी हमने क्या ली, O2 ले ली। तो श्वसन क्रिया में तो जब O2 लेते हैं तब CO2 निकलती है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर अमाउंट ऑफ O2, अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड बटे अमाउंट ऑफ O2 एब्जॉर्ब, इसकी मात्रा RQ है। इट हैज नो यूनिट, क्योंकि दोनों मात्रा है। अगर मान लो ये काउंटिंग संख्या में ये भी, तो इट हैज नो यूनिट है, ठीक है। RQ हैज नो यूनिट एंड measured by Ganong respiratory। गैनोंग एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्हें श्वसन मापी बनाया, उसके द्वारा RQ का मापन किया जाता है। इट इज मेजर्ड बाय द गैनोंग रिस्पायरोमीटर। अब देखिए RQ किस पे डिपेंड करता है। RQ डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ रिस्पायरेटरी सब्सटेंस। जो श्वसन में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं, उन पदार्थ पर RQ डिपेंड करता है मेनली। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का सूत्र लिखा है, ग्लूकोज। इसके लिए RQ का मान क्या होगा, कितने CO2 रिलीज हो रहे हैं, 6। O2 कितने यूज हो रहे हैं, 6, बराबर कितना आया, 1। RQ का मान 1 आया है, इसका कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ कितना होता है, 1। लिपिड के लिए देखो, ये स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड क्या है, फैटी एसिड है, वसी अम्ल। तो लिपिड का में स्टीयरिक एसिड का सूत्र है C18H36O2, और 26 O2 से क्रिया करके बनाता है 18 CO2 प्लस 18 H2 प्लस एनर्जी। आप देख रहे हैं RQ का मान 18/26। इसका मतलब है यहाँ पर कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.7, अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं, लेस देन 1। एक से कम आ रहा है।
कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या हो सकता है यहाँ पर? ग्लूकोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, स्टार्च हो सकता है। लिपिड में क्या क्या हो सकता है यहाँ पर? कैस्टर ऑयल हो सकता है, लिनसीड हो सकते हैं, सरसों लाही के बीज। प्रोटीन किसमें हो सकता है यहाँ पर? पल्सेस हो सकती है, दालें। प्रोटीन के लिए जो आरक्यू का मान होता है वो भी 0.5 से 0.9 के बीच में होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके अलावा अनाक्सी श्वसन में आ जाते हैं। फॉर एनारोबिक रिस्पायरेशन, अगर अनाक्सी श्वसन हो रहा है तो क्या होगा? समीकरण लिख देंगे C6H12O6, it is broken down to the alcohol plus CO2 plus energy. देखो CO2 दो रिलीज हो रही है और O2 है ही नहीं, तो क्या हो गया? जीरो। कितना मान आएगा बताओ? जीरो। जीरो से भाग देंगे तो जीरो इनफाइनाइट आएगा। जीरो से भाग दे रहे हैं, उल्टा थोड़ी है। 2/0 होता है, यदि 0/2 होता तो फिर जीरो ही आता। समझ में आया? ध्यान रखिएगा, अनाक्सी श्वसन के लिए इनफाइनाइट अनंत। अगर कार्बनिक अम्ल है, ऑर्गेनिक एसिड है यहाँ पर, जैसे मैलिक एसिड का सूत्र ले लीजिए आप, C4H6O3, क्या है ये? मैलिक एसिड है। किसमें बन रहा था? मैलिक एसिड C4 साइकिल में बन रहा है, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन कराइए ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन 4CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। कितने H2 बनेंगे? 6 हाइड्रोजन है, 3 H2। ऑक्सीजन देख लीजिए, 3 और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 हो रही, 8 1 9। यहाँ पर कितनी दूनी 6 और 6 और 3 9। इसका आरक्यू कितना आएगा? 4/3। इट मीन्स मोर देन 1, मोर देन 1 से ज्यादा आता है। किसके लिए? कार्बनिक अम्लों के लिए। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा अगर सकुलेंट प्लांट हो, सकुलेंट जानते हैं, मांसल पौधे, फॉर सकुलेंट प्लांट्स, इसमें सकुलेंट प्लांट्स में एगेव हो सकता है। एगेव जानते हैं, इसको कहते हैं एगेव, AGAV। सुना क्या होता है? मांसल पौधा होता है, जैसे नागफनी होती है उसी तरह का मांसल पौधा है, ठीक है। नागफनी भी इसमें लिख सकते हैं, सुनिए, जैसे अपुंशिया लिख दीजिए, नागफनी। इसके लिए हमको आरक्यू निकालना है फॉर सकुलेंट प्लांट्स। इसका फार्मूला लिखिए C6H12O6, वही ग्लूकोज का फार्मूला है। C6H12O6 प्लस O2 से रिएक्ट करा दीजिए ऑक्सीजन से। ग्लूकोज का ब्रोकन डाउन होता है विखंडन, विखंडन तो ग्लूकोज का ही होगा। श्वसन है तो ये जो सकुलेंट प्लांट अपुंशिया है, इसमें वो जो पदार्थ क्या है? कार्बोहाइड्रेट, उसका विखंडन, लेकिन इनकम्प्लीट कंबस्टन हो रहा, बस इतना अंतर। कराइए O2 से क्रिया, वहां पर प्रोडक्ट बनेगा C4H6O5, C4H6O5
प्लस क्या रिलीज होगा, H2O। लेकिन CO2 नहीं बनेगी, ध्यान रखिए। ये क्या है, मैलिक अम्ल है, अभी लिख चुके हैं मैलिक एसिड, ठीक है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 12, यहाँ कितने हैं, 6 और 2 8, तो बैलेंस में 2 लगा दो, तो कितने हो गए, 12 दूनी 24। कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 2 6 12, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा दो, 3। अब हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 12 दूनी 24, ठीक है ना, क्षति का 18, वो 18 और 6 24। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 12 और 12 आप देख रहे हैं यहाँ कितने हो रहे हैं, 3 5 15 और 15 3 18। तो हम क्या करें बैलेंस करने के लिए, कितने O2 कर दें, 9 ना करते हैं, 3 कर दें, ज़्यादा हो जाएंगे 9। आप बैलेंस करके देखो, ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 3 दूनी 6 और यहाँ कितने हैं, 6 दूनी 12, तो कितने हो गए, 12 6 18, 3 5 15 और 15 3। अब आप देखिए ये सप्लीमेंट प्लांट है, इसमें आपको बताना RQ क्या, ठीक है। CO2 तो है ही नहीं है, तो RQ क्या होगा, RQ बराबर 0/3। इसका मतलब कितना आएगा, यहाँ आएगा 0। जब 0 से भाग देते हैं तो अनंत आता है, और किसी संख्या का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा। समझा, ये सप्लीमेंट प्लांट है, उसके लिए RQ का मान क्या है, 0। अगर RQ का मान 1 है तो वो कार्बोहाइड्रेट है, फूड प्रोडक्ट। अगर RQ का मान 1 से कम है, ठीक है ना, तो वो लिपिड भी हो सकता है और प्रोटीन भी हो सकता है। RQ का मान अनंत है, इसका अनाक्षी शोषण हो रहा है। RQ का मान 1.33 या 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पर ऑर्गेनिक एसिड है। अगर RQ का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, सप्लीमेंट प्लांट्स हैं, ठीक है। ये RQ हो गया। अब लिखिए हेडिंग, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से फैक्टर श्वसन क्रिया को प्रभावित करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर, तापमान। कैसे प्रभावित करता है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, ये रिस्पायरेटरी रेट है, रेट ऑफ रिस्पायरेशन। ये टेम्परेचर यहाँ पर 0 से लेकर के और 50 तक हमने लिख दिया है। ये टेम्परेचर मेनली 30 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड पर रेट ऑफ रिस्पिरेशन क्या होता है, हाईएस्ट होता है। 30 डिग्री, 30-35 एवरेज माना रहता है, कोई फिक्स नहीं होता। 30-35 डिग्री पर, 35 ज़्यादा कोई होता है, 30 डिग्री तापमान पर जो श्वसन की दर है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है। इसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर रिस्पायरेशन। अब 0 से 30 डिग्री तक प्रति 10 डिग्री, बिटवीन 10 to 30 डिग्री पर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 10 से 30 डिग्री के बीच में हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिस्पायरेशन क्या हो जाता है, यहाँ पर डबल्स बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो आपको के लिए ध्यान रखना है कि श्वसन इस समय पर, इस टेम्परेचर पर सर्वाधिक होता है। जैसे ही 30 से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, डीनेचर्ड होने लगते हैं, एंड एबव 35 डिग्री से 40 डिग्री द एंजाइम बिकम्स क्या हो जाते हैं, बिकम्स डीनेचर्ड। एंजाइम की जो क्रिया विधि है, सक्रियता खत्म होने लगती है, और इसलिए प्लांट्स का रिस्पिरेशन रुक जाएगा और डेथ होने लगती है। तो इतने से ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाएंगे, डीनेचर्ड, ठीक है ना। तो 10 से 30 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए अच्छा माना जाता है, कुछ जगह 35 डिग्री तक लगते हैं बस। तो पहला कारक हो गया टेम्परेचर, तापमान।
टेम्परेचर के बाद हम आते हैं किसमें, जल, H2O की मात्रा। क्या करता है ये, जल की मात्रा प्रभावित करे। क्यों, अगर जल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो यहाँ पर O2 उत्पन्न होगी, O2 उत्पन्न होगी तो श्वसन कहाँ से करेंगे, तो क्या आएगा, प्रत्यक्ष का, प्रत्यक्ष प्रभावित करता है। CO2 की सांद्रता, नेचर में होता है CO2 0.03% इन नेचर, प्रकृति में, ठीक है ना। अगर थोड़ा बहुत बढ़ती है रिस्पिरेशन CO2 की सांद्रता, तो CO2 बढ़ने का मतलब है श्वसन दर कम हो जाएगा, क्यों, O2 बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी क्या करते हैं यहाँ पर कि इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन डिक्रीजेस रिस्पायरेशन रेट। O2 की सांद्रता क्या होगी यहाँ पर, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ CO2, रेस्पायरेटरी रेट आल्सो इंक्रीजेस अप टू ए लिमिट। हर जगह कोई ना कोई कारक काम करता है, ऐसा नहीं कि बढ़ती चली जाएगी, एक लिमिट तक बढ़ती है। अब ये कारक कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको एक्सपेरिमेंट एक बता दें आपको कि कैसे सिद्ध करेंगे कि श्वसन में CO2 रिलीज होती है, ठीक है ना। हाउ कैन यू प्रूव दैट CO2 इज रिलीज्ड इन रिस्पिरेशन। कैसे सिद्ध करेंगे कि श्वसन में CO2 निकलती है। हमने इस तरह का एक ट्यूब ले ली, इसमें क्या रख दिया, यहाँ पर अंकुरित चने, क्या रखे हैं, अंकुरित चने, ग्राम सीड। अब क्या किया, इसको यहाँ से एक ट्यूब निकाल दी और इस ट्यूब को एक ऐसे जार में फंसा दिया जिस जार में क्या भरा हुआ था, इसको नीचे अंकुरित, इसको एक ऐसे जार में डाल दिया जिस जार में क्या भरा था, यहाँ पर लाइम वाटर, चूने का पानी, समझ में आया। यहाँ से भी इस ट्यूब को ऐसे जार में डाल दिया जिस जार में क्या भरा था, लाइम वाटर। अभी देखिएगा, अब इस वाले लाइम वाटर वाली ट्यूब से एक और ट्यूब निकाली और इस ट्यूब को यहाँ पर एक ऐसे जार में डाला जिसमें क्या भरा हुआ था, KOH का विलयन, और यहाँ से एक सक्शन पंप लगाया, समझ रहे हैं। इस सक्शन पंप से यहाँ से एयर क्या करी, खींची, वायुमंडल से एयर आ रही है इसमें, समझ गए। जैसी एयर आई तो जो KOH का विलयन में गई एयर, तो KOH का विलयन हमेशा CO2 को अवशोषित कर लेता है। CO2 इज एब्जॉर्ब इनटू द KOH सॉल्यूशन। अब ये एयर तो है, लेकिन कैसी है, एयर विदाउट CO2, एयर से केवल CO2 इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये एयर आई यहाँ पर, एयर का मतलब ऑक्सीजन थी इसमें, तो लाइम वाटर में कोई भी चेंज नहीं, चूने का पानी कोई अंतर नहीं आया। फिर ये एयर यहाँ से होती हुई कहाँ आई, अंकुरित चने जिसमें रखे हुए हैं अंकुरित चने, चने ने श्वसन किया,
समझ रहे हैं आप? ऑक्सीजन मिली उसको, बदले में क्या निकली होगी? CO2। ये जो यहाँ से ट्यूब वापस आई, ये कहाँ गई? लाइम वाटर में। और चूने का पानी कैसा हो गया? मिल्की, दूधिया हो गया। क्यों? चूने के पानी का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, उसको कौन सी गैस मिल गई? CO2, तो उसे क्या बना दिया? CaCO3। और लाइम वाटर कैसा हो गया? मिल्की हो गया, चूने का पानी दूधिया हो गया। इससे हमने सिद्ध कर दिया कि वायुमंडल से जो गैस आई थी उसमें हमने CO2 पहले एब्जॉर्ब करा दी थी। इसका मतलब है अब जो CO2 आई है वो निश्चित है किससे आई है? श्वसन क्रिया द्वारा उत्पन्न हुई है, और कोई प्रोसेस नहीं था। इसीलिए दोनों तरफ लाइम वाटर रखा। ये लाइम वाटर मिल्की नहीं हुआ, क्योंकि अगर CO2 इसमें थोड़ी बच गई होती तो ये मिल्की हो जाता। लेकिन ये वाला पाइप में लाइम वाटर मिल्की हो गया, जार में से सिद्ध हो गया कि श्वसन क्रिया में CO2 गैस उत्पन्न होती है। एक और प्रयोग किया गया कि कैसे सिद्ध करते हैं कि बीज या अनाक्षी श्वसन में भी क्या निकालते हैं? CO2 निकालते हैं। इसमें यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लेके उसमें एक टेस्ट ट्यूब में क्या भर दिया? मरकरी, और उसको उलट करके एक जार में रख दिया। उसमें क्या भरा था? पारा भरा था। और चिमटी से अंकुरित बीज यहाँ से अंदर प्रवेश करें तो बीज यहाँ इकट्ठे हो गए, टॉप पे जाएंगे। फिर इसके बाद बीज जब श्वसन करेंगे तो ये पारे का तल कुछ समय पश्चात कहाँ जाएगा? नीचे। और यहाँ पर कोई गैस इकट्ठा हो गई। इस गैस के पास जब जलती हुई माचिस की तीली ले गए तो माचिस तीली क्या हो गई? बुझ गई। इसका मतलब है कि CO2 गैस ही है जो आग को बुझाने में क्या करती है? सहायता करती है। तो इस प्रयोग से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पारा जब भर दिया था तो अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी, केवल हमने सीड अंदर डाले तो ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाई वहां तक। तो इसमें अनाक्षी श्वसन हुआ, और अनाक्षी श्वसन में भी कौन सी गैस उत्पन्न हुई? CO2 उत्पन्न हुई। इससे सिद्ध होता है कि अनाक्षी श्वसन में भी CO2 उत्पन्न होती है। अब एक प्रयोग और होता है यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि श्वसन क्रिया में हीट उत्पन्न होती है। आपको लिखना है, सही है, हाउ टू प्रूव या टू प्रूव दैट heat is produced. Heat is produced in respiration. इसीलिए श्वसन को हमने शुरू में बताया था कौन सी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब हमको ये सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो है इसमें ताप प्रोड्यूस हो, ताप उत्पन्न हो रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है? एक हमने जार लिया और जार में हमने यहाँ पर अंकुरित बीज रख दिया, ठीक है ना? क्या रख दिए? अंकुरित बीज। और इस तरह से इस जार को यहाँ पर बंद कर दिया, ठीक? क्या है यहाँ पर? अंकुरित बीज, अंकुरित बीज। और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? थर्मामीटर। थर्मामीटर में हमने पहले टेम्परेचर नोट कर लिया और कुछ समय पश्चात नोट कर लिया, तो टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है? इसका मतलब है कि बीजों के अंकुरण से क्या उत्पन्न हो रही थी? ऊष्मा। एक दूसरा प्रयोग किया इन्होंने इसी तरह। इन्होंने यहाँ पर एक फ्लास्क में सीड रख दिए, लेकिन वो सीड कैसे थे? बॉइल्ड सीड, बॉइल्ड सीड माने मृत। और फिर से इन्होंने क्या लगा दिया? यहाँ पर थर्मामीटर लगा दिया। तो बॉइल्ड सीड वाले जार में थर्मामीटर में तापमान नहीं बढ़ा, जबकि इसमें थर्मामीटर का टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये सिद्ध करता है कि अंकुरित बीज का मतलब है जीवित बीज ही क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। टेम्परेचर राइजेस ड्यू टू रिस्पिरेशन ऑफ जर्मिनेटिंग सीड।
जर्मिनेटिंग या फिर लिविंग सीड। और यहाँ पर नो टेम्परेचर राइजेस ड्यू टू डेड सीड, क्योंकि बॉइल करने से वो डेड हो गए थे, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पर नहीं बढ़ा। इससे सिद्ध हुआ कि टेम्परेचर कैसे बढ़ता है और कैसे नहीं बढ़ता है किस जगह। आज आपका ये टॉपिक रेस्पिरेशन का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टर्म पर जो टॉपिक मिलेगा उसको फिर देखिए। ओके, थैंक यू।